सौहार्द का दुश्मन कौन, यही सवाल आज हम अपने तमाम खास मेहमानों से पूछ रहे हैं। और राजीव जेटली जी, बिना वक्त गवाए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ओवैसी का तो जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ओवैसी वहां पर आए और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही साथ साध्वी प्राची भी वहां पर पहुंची, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये टिट फॉर टैट वाली चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं कि एक मुस्लिम नेता वहाँ पर पहुँचता है तो एक हिंदू धर्म की नेत्री वहाँ पर पहुँचती है? देखिए साकेत जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था कि इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जब आपने ये बात रखी थी कि आपने ओबीसी को क्यों नहीं रोका, तो मैंने उसके ऊपर भी आपको इसका जवाब दिया था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी कहीं जाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र, चाहे हालात को पूरी तरह से स्वतंत्र, चाहे हालात बिगड़ जाए। हम ये उम्मीद नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, अगर वो एक सांसद होने के बावजूद वो इस तरीके से रिटेलिएट करते या इस तरीके के अपने जो विचार हैं, जो जहरीले विचार थे जो वहां पर रख के आए, जिन वजहों से उस बात को बढ़ावा मिला, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी संस्था से आता हो, वो जिस संस्था से आती हैं वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संस्था, उसका रिटेलिएशन अगर वो करने आती हैं, हम उसके भी पक्षधर नहीं है। मैं आपको दोबारा बोलता हूं, हम उसके भी पक्षधर नहीं है, लेकिन इशू ये है, मैं ये नहीं जानना चाह रहा आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इन लोगों के, इन धार्मिक नेताओं के यहाँ पर पहुंचने से हालात और बिगड़ते हैं तो क्या इस शर्त पर हरियाणा की सरकार इनको आने देगी कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम किसी को कहीं भी आने और जाने से रोकेंगे नहीं? मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। गुजरात के अंदर टाटा ने अपना प्लांट लगाना था और वहां पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग रहते थे। वही प्लांट की बात कर रहा हूं जिसको बंगाल से शिफ्ट किया गया था। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं उस वक्त पे उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए इसलिए गए थे कि आप अपनी जमीनें टाटा को मत दीजिएगा। बावजूद उसके उस समुदाय के लोगों ने इनकी बात ना मानते हुए अपनी जमीन टाटा को इसलिए दी क्योंकि उन्हें मोटा मुआवजा और आज रोजगार भी मिला। आप बात को समझने की कोशिश, इसी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, सीधा ये जानना चाह रहा हूं मैं आपसे कि क्या कब तक इस लोकतंत्र का दुहाई आप देते रहेंगे कि ये लोकतंत्र है और हम किसी को रोक नहीं सकते और आप आने देंगे, ये जानते हुए भी कि ऐसे नेताओं का जो बैकग्राउंड रहा है वो जहरीला भाषण रहा है और वो हालात को और बिगाड़ सकते हैं, इसके बावजूद हम ये कह देंगे कि जो लोकतंत्र है? तो साकिब जी, बहुत सिंपल तरीके से आपको एक बात समझाना चाहता हूं। अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो बैकग्राउंड में जाने के बाद तो हम ये भी देखेंगे इस देश को तोड़ने वाले कौन थे, कौन से राजनीतिक दल थे जिन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था कि इस देश का बंटवारा हो जाना चाहिए, उनको भी बैन कर देना चाहिए। फिर हमें यह भी देखना होगा इस देश को किस किसने कब कब बर्बाद किया, हमें उसको भी बैन कर देना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए किसने अपने मैनिफेस्टो में वायदा करा उसके बाद किसानों पर गोलियां मारी, हमें उसको भी बैन कर देना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इस तरीके से बैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो बात करी जा रही है, ये छोटी सी जो वजह है, छोटी सी जो झगड़ा, बच्चों का झगड़ा था, जिस झगड़े को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसके हम खिलाफ हैं। इसके ऊपर जो हमारा जिला प्रशासन है उसने एक सोशल आर्बिट्रेशन की बात कही है और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। आपने कहा कामयाब, फिर से अरविंद जी आप कितना देखते हैं, कितना कामयाब हो गया प्रशासन और सरकार? देखिए हमारे आज भी साकेत जी, मेरे साथी जेटली जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात को छुपाने की कोशिश करी, उन्होंने बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, पर फिर भी जैसे आपने जो पूछा, हमने जो पूछा, और इस फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है इनसे कि क्या इन लोगों को रोकना जरूरी नहीं था? क्या इन्होंने, अगर ये शुरू से ही इस मामले को सीरियस लेते तो ये यहां तक नौबत नहीं आती जो आज 9 दिन बाद भी इसका कोई समाधान, कोई स्थायी समाधान ये लोग नहीं निकाल पाए। तो ये टोटली एक फेलियर है इनके लिए, इनकी इमेच्योरिटी है, अनुभवहीनता है। अगर जिन्होंने शुरू में सख्त कदम रोकने के लिए किसको बोल रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं हमें कि किन लोगों को रोकना चाहिए था? मैंने आपको बोला बच्चों की लड़ाई, अब ये बच्चों को धर्म के आधार पर बांध के बोलना चाहते हैं कि रोकना चाहिए था। किन बच्चों को रोकना चाहिए था? सामाजिक तत्व इन भोले भाले लोगों के बीच में आकर, हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपसे भी जुड़े हुए हों क्योंकि आपकी तो विचारधारा इस तरह की रही है शुरू से, तो उन लोगों को रोकना चाहिए था जो इन भोले भाले गांववासियों के बीच में। अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, अगर आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इन गांव वालों के मन में कभी कोई बैर नहीं था। अगर होता तो पिछले 65-67 साल से इस तरह प्यार से नहीं रहते। ये कहीं ना कहीं बाहरी तत्वों की वजह से भड़काया हुआ मामला है जिसे आप दबाना चाहते हैं। ये तो बताइए, आप खुलकर इस पर नहीं बोलते। अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हम हर हाल में शांति चाहते हैं, हम सभी वर्गों को, सभी समुदायों को बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते हैं और जो अपराधी है
जो बाहर से जो लोग आकर असामाजिक तत्व जिन्होंने इसमें इंटरफेयर किया है, भड़काने का काम किया है, चाहे वो आपसे जुड़े हों या किसी और से जुड़े हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्टैंड है हमारा। हम ये कहते हैं कि दोनों गांव के दोनों बच्चे चाहे किसी भी समुदाय से आते हो, हम उन्हें मिलाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि किसी समुदाय विशेष के बच्चों को उठाकर जेल में डाल दें। अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। क्या हम उनको जो आर्बिट्रेशन, सोशल आर्बिट्रेशन की बात कह रहे हैं, क्या सोशल आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए? क्या आप उसके फेवर में नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं, नहीं, आप चाहते हैं कि एक समुदाय आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को हाशिए पर रख देंगे, लॉ एंड ऑर्डर से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप इसमें लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए मायने नहीं रखता। आप दोनों के पास अपनी वोट रखती हैं, आप दोनों के पास हम लौटेंगे, आप दोनों के पास हम लौटेंगे। जरा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का एक कमेंट इस पर ले लेते हैं, काफी देर से वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बताएं। देखिए, ये सरकार अनुभवहीन है। रामपाल का, संत रामपाल का जो मसला हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता, उनके एमएलए सारे भूमिगत हो गए थे, बिलों में छुप गए थे। जब वो मामला कंट्रोल में आ गया तो सारे बिलों से बाहर आ गए और फिर बयानबाजी करने लगे। जिस समय वो मामला चल रहा था उस समय सब घबराए हुए थे, और जिस डीजीपी ने ये मामले को सुलझाया, श्रीनिवास वशिष्ठ ने, उसका इन्होंने दुर्गति करके उस बेचारे का तबादला कर दिया। तो ये सरकार अनुभवहीन लोगों की है। अनुभव किसे कहते हैं? 13 दिन का कर्फ्यू पुन्हाना में लगता है, 3 दिन का कर्फ्यू तावड़ू में लगता है आपकी सरकार में। अगर उसे अनुभव कहते हैं तो आज हम कर्फ्यू लगाने की पोजीशन में नहीं है। आपका अनुभव तावड़ू में भी देखने को मिला, आपका अनुभव पुन्हाना में भी देखने को मिला। कहां गई थी आपकी सरकार? राजीव जी सुन लेते हैं। आपको पता है नहीं, अनुभवहीन आप भी। आप बताइए ना, तावड़ू और पुन्हाना में आपका अनुभव कहां पर गया था? ठीक है राजीव जी, सरकार रोक सकती है। आप तावड़ू में कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुन्हाना में कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बताइए ना, अपने अनुभव की बात करिए। आपको पता ही नहीं सोशल आर्बिट्रेशन क्या होता है। सोशल आर्बिट्रेशन आप ये बताइए। हम कहते हैं लॉ विल प्रिवेल, लेकिन फाइनली उससे पहले हमें लोगों को जोड़ना है। आपके ओबीसी को कामयाब नहीं होने देंगे हम फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर। इसलिए साध्वी प्राची को ले आए। ओबीसी को कामयाब नहीं होने देंगे हम। ठीक है, हम लौटेंगे आपको। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपके पास भी लौटेंगे। अमित नेहरा जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात को याद करें अमित नेहरा जी, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, अच्छे दिन आएंगे, और उसके बाद जब सरकार बनी उसके बाद ये कहा गया कि अच्छे दिन लाने के लिए कड़वी गोली कुछ दिनों के लिए हमें खानी होगी, जब कुछ दामों में इजाफा किया गया था। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर कि यहाँ हालात को सुधारने के लिए एक कड़वी गोली जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस्तेमाल में लाना चाहिए था, एक कड़े कदम उठाने चाहिए थे, ताकि हालात को जल्द से जल्द अपने काबू में किया जा सकता? अमित नेहरा जी। साकेत जी, जब मामले का राजनीतिकरण हो जाता है तो हमें उसका हल निकलने की जो उम्मीद है वो धूमिल दिखाई देने लगती है जी, जो मेरा पत्रकार का अनुभव है जी। अब देखिए, ओवैसी जी जिस तरह जहरीली भाषा बोल रहे हैं, उनका ये बयान था कि मैं दिल्ली जाके एक बढ़िया वकील भेज दूंगा आपको और समझौता नहीं करना है। इसके मायने क्या हैं कि आप आग को भड़काए रखने देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो प्राची हैं, साध्वी प्राची, उनके भी जहरीले बोल हैं। हमने पीछे भी सुना था हमें किसकी सरकार चाहिए, राम जादव की चाहिए, XYZ की चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। और आपको ध्यान होगा 10 दिसंबर 2006 का दिन जो जी, मैं समझता हूं कि जो हमारी सांप्रदायिक सद्भाव है उसके लिए काला दिन कहूंगा मैं। उस दिन नेशनल डेमोक्रेटिक काउंसिल की बैठक थी विज्ञान भवन में, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है कि किसी देश के संसाधनों पे किसी एक वर्ग विशेष का हो सकता है क्या पहला हक? बयानबाजी कर रहे हैं देश के संसाधनों, ऐसा कोई नहीं कहा उन्होंने। सभी आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं ये बात कह के, आप मामले को खराब कर रहे हैं। आप ऐसा है, अगर ये बात हुई तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, अगर ये नहीं हुई तो आप राजनीति छोड़ देंगे क्या? आप नहीं बोल रहे हैं, आप कम से कम हुड्डा जी क्या बातें कर रहे हैं आप?
ऐसा है, आपको कम से कम सच बोलना चाहिए। सुनिए साहब की याददाश्त आप ये सुनिए, कहीं सुनिए। का कहीं मामला उठा रहे हैं, सुनिए, मामला सुनिए, कहीं का सुनिए, और सुनिए। उठा रहे हैं कहीं का। कहाँ की बात कर रहे हैं? सुनिए, कब कहा था मनमोहन सिंह ने सुनिए, कि पहला सुनिए। मुसलमानों का हक है? कब कहा हुड्डा था जी ये? आप एक बात झूठ बोल सुनिए, रहे हैं। ऐसा आप है, मैं पत्रकार बिना हैं, सबूत के देश बात में नहीं बात करता। करें। आप एक पक्ष सुनिए, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। अगर ये बात नहीं हुई तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अगर ये बात हुई तो जो आप आज का राजनीति मुद्दा छोड़ उस देंगे पर क्या? लौटाते हैं अमित मेहरा साहब, अमित मेहरा साहब, आज का मुद्दा उस पर लौटाते हैं। सवाल ये है कि अब से पहले जब ये घटना नहीं हुई थी तब कोई नहीं आता है, कोई नहीं आके पूछता किस इलाके के लोगों की दिक्कतें क्या हैं। जब कोई ऐसी घटना हो गई है तो उसे गरमाने के लिए बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं, स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले किसी को खबर नहीं थी किस इलाके की दिक्कतें क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पेशकश में शामिल होने के लिए। जी हाँ, लेकिन सवाल अपनी जगह बरकरार है कि सौहार्द का आखिर दुश्मन कौन है। राजनीतिक दलों को इस तरह के मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत आन पड़ी है। पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।